हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 60 आनुवंशिकता और परिवर्तन, जो कि हमारा क्लास 9th के साइंस 2 का पार्ट है। तो आज हम इसमें उसका स्वाध्याय का पूरा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। पूरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूँगी, ताकि आप जो है उसके आंसर्स पढ़ सको और उसको अपने नोटबुक पर राइट डाउन भी कर सको। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो इस तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं विभू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मैं करूँगी जो है क्वेश्चन नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें कोष्टक में दिए हुए विकल्पों को उचित विकल्प चुनकर भरना। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो दिया है उसमें स्पष्टीकरण लिखिए। तो स्पष्टीकरण में पहला प्रश्न दिया है कि किसी एक संकर की सहायता से मेंडल के एक संकर संतति स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे विपरीत लक्षण वाले मटर के पौधों की एक ही जोड़ी का परस्पर संकर कराया गया, इस संकर को एक संकर कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया, इसकी परिभाषा हो गई। इसमें दूसरा पॉइंट है कि प्रथम जनक पीढ़ी P1 में लंबे तथा बौने पौधों का उपयोग संकर के लिए किया गया। इससे संकरण के जो पौधे निर्मित हुए सब लंबे थे, इसलिए लंबे होने के लक्षण को मेंडल ने प्रभावी कहा। तीसरा पॉइंट है संतति पीढ़ी F1 से सभी पौधों प्रभावी लक्षण के कारण लंबे हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है स्क्रीन को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप पूरा वीडियो जो है आगे पीछे प्ले करके जो है पूरा आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद ये सारे 5, 6, 7, 8 पॉइंट है। यहाँ 8वां पॉइंट यहाँ पर अर्थात F2 संतति पीढ़ी के पौधों की बहुरूप विधा अनुपात लगभग 3 लंबे 1 बौने, जो जनुकीय अनुपात 1 कैपिटल डबल टी प्लस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो 1 डबल स्मॉल टी है। तो यहाँ पे ये प्रयोग का पूरा कॉलम बनाकर यहाँ पे दिया गया है। ये जो है आप इसको अच्छे से लिख लेंगे और इसको बार बार रिवाइज कर लेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके बाद इसी में दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि मेंडल के द्विसंकर जो है संतति की एक संकर द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो द्विसंकर संतति को एक संकर द्वारा स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेंडल के द्विसंकर संतति को किसी एक संकर द्वारा स्पष्ट करना है। ये भी लंबा क्वेश्चन जा रहा है। यहाँ पे इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं, कम से कम यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स है। इन सारे पॉइंट्स को आप देख सकेंगे केयरफुली। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कैसे द्विसंकर संतति होते हैं। इसमें क्या होता है कि विपरीत लक्षण वाले 2 जोड़ियों का समावेश होता है। ये मेन है, आपको समझना है। जैसे ये RRY विपरीत लक्षण वाले एक जोड़ी से नहीं होता है, यहाँ पे 2-2 जोड़ियों का जो है इसमें समावेश होता है। और बीजों के रंग तथा प्रकार जैसे 2 लक्षणों का समावेश करके जो है द्विसंकर पद्धति कहा जाता है। एक संकर में क्या करते हैं, विपरीत लक्षण वाले एक जोड़ी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन द्विसंकर में विपरीत लक्षण वाले 2 जोड़ी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये जो है द्विसंकर संतति कहा था। इसे भी मेंडल ने किया था। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारा आंसर दिख रहा है। इसके बाद इसका जो ग्राफ जो बनाया है, जो प्रयोग है, प्रयोग का पूरा यहाँ पे पैटर्न जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से। ये 6वां पॉइंट है कि द्विसंकर प्रयोग से निर्मित हुई F2 संतति पीढ़ी में प्राप्त अनुपात निम्न अनुसार है। तो यहाँ पे ये अनुपात जो है दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा, उस पेज से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद दिया है कि मेंडल के एक संकर तथा द्विसंकर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद दूसरे प्रश्न में आते हैं कि मेंडल के एक संकर और द्विसंकर संतति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने बोला था, तो यहाँ पे जो अंतर दिया हुआ है बुक में वो आप देख लीजिए। ये रहा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, छोटा सा है, दो पॉइंट दिए हुए हैं। आसानी से आप याद कर सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये रहा जो है एक संकर, यहाँ पे एक संकर संतति में विपरीत लक्षण वाले एक जोड़ी का ही प्रयोग होता है, और द्विसंकर में विपरीत लक्षण वाले 2 जोड़ियों के सजीवों में संकर होता है। एक संकर की दूसरी संतति में F2 में समलक्षणों का अनुपात 3:1 होता है, और द्विसंकर संततियों में दूसरी संतति पीढ़ी F2 में समलक्षणों का अनुपात 9:3:1 होता है। ये मेन पॉइंट होते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद दिया है कि क्या जनुकीय विकार से ग्रस्त व्यक्ति के साथ रहने को टालना उचित है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जनुकीय व्यक्ति के साथ हमें रहना चाहिए या टालना चाहिए। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका आंसर है कि जनुकीय विकार कभी भी संक्रमित नहीं होता है, वह केवल माता तथा पिता से संतान में उतर आ सकता है। जनुकीय विकार कभी भी ठीक नहीं होता। भ्रूण में ही जनुकीय विकार आने के कारण प्रत्येक कोशिका में ऐसे विकृत गुणसूत्र होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सहायता तथा
आधार की सहायता होती है। कुछ प्रकार के संरक्षण में थोड़ी बहुत मात्रा में उन्हें अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जिनके विकार होने वाले बच्चों के माता पिता की सहायता की आवश्यकता होती है, हम जितनी हो सके उनकी सहायता करें। ऐसे परिवार को करनी चाहिए। जिनके विकार वाले रोगियों के साथ रहना कभी नहीं टालना चाहिए। मतलब कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम से कोई ग्रसित है तो ऐसे लोगों से दूरी नहीं बनाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। ठीक है, टालना नहीं चाहिए, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। तीसरे में है, तो इसमें पहला हुआ है गुणसूत्र क्या है और उसके प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और गुणसूत्र एक अच्छा टॉपिक रहता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके प्रकार भी बताने हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि गुणसूत्र क्या है। उसके गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्रक में विशिष्ट निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पे गुणसूत्र की संरचना दी गई है। ये रचना आप अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें भुजा है, पी भुजा है, गुणसूत्र बिंदु सेंटर में होता है, सेंट्रोपोड जिसे बोलते हैं, डीएनए की जो है रेप्लिका होती है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसमें गुणसूत्र 3 से 4 प्रकार के होते हैं, मध्य केंद्रीय, उप मध्य केंद्रीय, अग्र केंद्रीय और अंत्य केंद्रीय। 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। यहाँ चारों प्रकार के गुणसूत्र का भी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो। यहाँ पे गुणसूत्रों के प्रकार चारों का नाम दिया है, उसकी रचना कैसी है, उसमें भुजा कैसी होती है और उसका दृश्य स्वरूप कैसे होता है, ये पूरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद इसी क्रम में आगे दिया है कि डीएनए अणु की रचना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए है डीएनए की रचना जो स्पष्ट करनी है। तो ये एक सेकेंड, हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे डीएनए की वाटसन एंड क्रिक में जो वैज्ञानिकों ने 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल क्रिएट किया था, वो रचना आपको दिख रही है। इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको स्पष्ट नहीं है तो बुक में इसका डायग्राम दिया है, वहाँ पर भी जाके आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद इसी में क्या दिया हुआ है कि इसका डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं। और इसके नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको भी आप आसानी से, ये 3-4 पॉइंट्स है, तीसरा पॉइंट है, आराम से लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा स्लो पेज टर्न कर रही हूँ ताकि आप जो है इसको लिख पाएँ। इसके बाद इसी में आगे भी है, यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये तीसरे से चौथा पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तीसरा पीछे पेज पे था। तो इस तरीके से आप जो है वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेंगे। इसी में जो है अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, जो है ये तो डीएनए का हो गया। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रकार उपयोग की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधुनिक तकनीक की सहायता से किसी व्यक्ति के डीएनए का प्रारूप क्रम ढूंढा जाता है। ठीक है, इस तकनीकी का उपयोग अपराधियों की पहचान के लिए किया जाता है। इसकी लावारिस मृत व्यक्ति की अचूक पहचान के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। पालकत्व सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो है 3-4-5 पॉइंट है, ये इसका उपयोग इसमें किया जा सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है प्रश्न है कि आरएनए की रचना और उसके कार्य स्पष्ट कीजिए। इसके पहले आपने डीएनए पढ़ा, अब आरएनए की रचना और उसके कार्य के बारे में देख लीजिए। आरएनए की रचना और कार्य क्या होता है वो पीछे पेज पर है। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि आरएनए की रचना और उसके कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं कि आरएनए जो है कोशिका की न्यूक्लिक अम्ल है, परंतु उसमें न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक ही धागा होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा 4-5 पॉइंट है। फिर मैसेंजर आरएनए के प्रकार। आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार में पहला दिया मैसेंजर आरएनए, उसका डायग्राम यहाँ पे दिया है। मैसेंजर आरएनए को स्मॉल m आरएनए भी बोलते हैं। ये डायग्राम मैसेंजर आरएनए का है, ये आप लिखने के बाद ये लिख लेंगे। इसके बाद राइबोसोमल आरएनए दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए लिख सकते हैं। इसका डायग्राम आरएनए ये दिया हुआ है। इसके बाद टीआरएनए मतलब कि जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, उसका डायग्राम ये दिया हुआ है और इसका डेफिनेशन और परिभाषा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए ये है और यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम क्या करेंगे, टीआरएनए के आरएनए की रचना वधु और वर दोनों की विवाह पूर्व रक्त की जांच क्यों करनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है। तो ये कन्या और वर के यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कन्या और वर दोनों का विवाह पूर्व रक्त जांच क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे कई लोग विविध जनों की बीमारियों के वाहक होते, यदि माता तथा पिता दोनों ही वाहक है तो होने वाली संतति
उस रोग की शिकार होती है, उसके बाद दात्र कोशिका, रक्त अल्पता, ये सारा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर, यहाँ से यहाँ तक इसका हम जो है आंसर लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न दिया कि संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो संक्षिप्त जानकारी कैसे होती है, तो यहाँ पे चौथे प्रश्न में जो संक्षिप्त जानकारी पहला दिया डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता। तो ये प्रश्न का आंसर जो है ये पहले आपने लिख लिया है। तो हम आते हैं चौथे पर, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता। तो यहाँ पे ये जो है इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता की जो बीमारी है, ये गुणसूत्रों के अपसामान्यता के कारण होने वाला डाउन सिंड्रोम मंगोलिकता एक विकृति है। ये मानव के संदर्भ में सर्वप्रथम खोजी गई या वर्णन की गई पहले गुणसूत्र विकृति है। इसमें गुणसूत्र प्रारूप में कुल 47 गुणसूत्र दिखते हैं। इस प्रकृति को डायसोमी या ऑफ 21 या एकाधिक गुणिता ऐसा कहा जाता है। इसके बाद और भी इसमें आगे दिया हुआ है कि यहाँ पे कम से कम टोटल 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स। तो यहाँ पे नीचे का तो जो है दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, सॉरी तीसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ से चौथा पॉइंट है। इस तरीके से आपका 6 पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेंगे। फिर इसी में है डाउन सिंड्रोम के बाद दिया है कि एक जनुकी विकार क्या होता है। तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम भी दिया है, ये भी प्रश्न आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद एक जनुकी विकार दिया हुआ है। तो एक जनुकी विकार इसका जो है कम से कम 5 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो यहाँ पे सिकल सेल या एनीमिया को यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। इसमें क्या है, सिकल सेल एनीमिया के जो लक्षण हैं, हाथ पैर में सूजन आना, जोड़ों में दर्द, असहनीय वेदना, सर्दी तथा खांसी बार बार होना, शरीर में थोड़े ज्वर का होना, जल्दी थकान होना, चेहरा निस्तेज दिखना, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। ये इसके उपाय दे दिए हैं, कम से कम पॉइंट्स है। 3 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट इधर है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, आपको ऊपर दिख रहा है। ये तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं पांचवा प्रश्न भी यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। आनुवंशिक विकार की जानकारी के आधार पर सारणी तैयार कीजिए। तो ये सारणी जो है कम से कम यहाँ पे कॉलम सारणी तैयार करना है। ये क्वेश्चन जो है 7वां है, सॉरी 5वां नहीं है, ये 7वां प्रश्न है। तो मैं पहले 7वां बता देती हूँ, फिर आपको 5वां बताऊंगी। तो चौथे के बाद 7वां आनुवंशिक विकार की ये सारणी है। गुणसूत्र विकार, एक जनुकी विकार, तंत्रुविकी विकार और बहुघटकी विकार। ठीक है, तो गुणसूत्र में को 2 भागों में रचना में विकार और संख्या में विकार दिया है। एक जनुकी 2 भागों में रंजकहीनता और दात्र कोशिका अल्पता और जो है तनुकड़की विकार, लेबर की तंत्रिका विकृति, बस इसका यही उदाहरण दिया है। और बहुघटकी जो विकार है वो मधुमेह और रक्तचाप है। तो ये जो है यहाँ पे आपका जो गुणसूत्र विकार है, रचना में विकार और संख्या में विकार, इसको पुनः 2 भागों में डिवाइड किया है, संख्या में अधिकता और संख्या में कमी। तो संख्या में कमी का जो है टर्नर लक्षण हो गया, लेकिन संख्या में अधिकता फिर से 2 भागों में बटा है, अलिंगी गुणसूत्र में अधिकता और लिंगी गुणसूत्र में अधिकता। तो ये ध्यान देंगे कि गुणसूत्र विकार सबसे लंबा है, यहाँ तक आया है। एक जनुकी विकार में रंजकहीनता और दात्र कोशिका 2 पॉइंट है और इसमें कोई भी मतलब ब्रांचेज नहीं बने हुए, इसी में इसका उदाहरण देकर यहीं पे ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला था कि 5वें प्रश्न पर आएंगे। तो 5वां प्रश्न में दिया हुआ है कि समूह और अ, ब और क का एक दूसरे से क्या संबंध है, परस्पर स्पष्ट कीजिए। तो समूह अ ब का जो संबंध दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन में ये प्रश्न है, आप देख रहे हैं। अ ब क में लेबर के आनुवंशिक तंत्र तो 44+ XXY, निस्तेज त्वचा के सफेद बाल। लेकिन ये क्या आपस में मिलते हुए हैं, तो इसका मिलान करना, तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा। कैसे रहेगा ये देख लीजिए कि लेबर के आनुवंशिक तंत्र में तंतुकड़िका विकृति होती है और भ्रूण विकसित होते समय विकृति निर्माण होती है। ठीक है, मधुमेह का होता है, बहुघटकी विकृति होती है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, या तो बढ़ जाती है। उरंजकहीनता एक जनुकी विकृति और निस्तेज त्वचा पर सफेद बाल होता है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद टर्नर सिंड्रोम में 45+X का जो है रहता है और स्त्रियां प्रजनन में सक्षम नहीं होती हैं।
उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है 44+ XXY, ये पुरुष प्रजनन सक्षम नहीं होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद सहसंबंध है क्वेश्चन नंबर 6, सहसंबंध लिखना है। तो सहसंबंध में यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे यहीं पर दिख रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी दिए हैं, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रश्न दिख रहा है कि 44+ X टर्नर सिंड्रोम 44+ XXY, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, क्लाइनफेल्टर, इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्लाइनफेल्टर। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया है कि 3 संबंधे 1 संबंधे 1 संकर, तो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, मतलब इनका 9 का रेशियो 3:3:1, तो इसका जो है हमारा क्या कौन सा सिंड्रोम है, द्विसंकर में ये जो है हमारा F2 जनरेशन में मिलता है। उसके बाद स्त्रियां टर्नर सिंड्रोम, तो पुरुष का क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें भी क्लाइनफेल्टर होगा, इसमें भी क्लाइनफेल्टर होगा, ये दोनों का आंसर सेम रहेगा, यहाँ पे द्विसंकर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। इसके बाद एक्स्ट्रा प्रश्न भी दिए हुआ है कि समजन युग्म की इंटू स्मॉल r समानुपात विषम युग्म जन की, तो इसका आंसर जैसे यहाँ 5वां में क्या दे दिया है कि 5वां में कैपिटल R इंटू स्मॉल r दिया है। इसे चौथा का आंसर है 44+ XX, इस तरीके से जो है आप पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड, 7वां तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन जो उचित विकल्प भरना है, तो ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले प्रश्न में दिया है कि कोष्टक में दिए हुए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको विकल्प दिए हैं, इसमें से चुन के ये सारे जो 3, 4, 5 जो है प्रश्न दिए हैं उसको लिखना है। तो पहला दिया हुआ है कि आनुवंशिक लक्षण माता पिता से उनकी संतति में संक्रमित होता है, किस जो आनुवंशिक कार्यकारी के घटक होते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो है जनुकी यानी कि जेनेटिक्स होते हैं, यहाँ पे जनुक लिखेंगे जो आनुवंशिक कार्यकारी घटक होता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें दिया है कि प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने वाले सजीवों में सूक्ष्म भेद होता है। तो इसमें यहाँ पे देखिए विकल्प दिया है, तो इसमें से राइट आंसर होगा अलैंगिक प्रजनन, ये वाला इसका सेकंड में डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद ई में थर्ड वाले में देखेंगे कि सजीवों के कोशिका केंद्रक में होने वाला तथा आनुवंशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाला घटक है। तो आनुवंशिक गुणधर्म, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें देखिए गुणसूत्र दिया हुआ है, तो ये हमारे जो है सजीवों में आनुवंशिक गुणधर्म जो है गुणसूत्र संक्रमित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसी में दिया हुआ है नेक्स्ट की गुणसूत्र प्रमुख रूप से बने होते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये आसानी से जान जाएंगे कि डीएनए के गुणसूत्र बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया हुआ है कि लास्ट दिया हुआ है कि प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा जन्म में होने वाले सजीवों में अधिक मात्रा में भेद होता है। तो अधिक मात्रा में भेद जो है लैंगिक प्रजनन, ये वाला आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म मात्रा में जो भेद होता है वो अलैंगिक प्रजनन से होता है, और अधिक मात्रा में जो है भेद होता है वो लैंगिक प्रजनन से होता है। तो जो है ऊ में लास्ट वाले में अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आती रहूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।